तो देखो MCU में हमें अभी तक गिन चुन के 3 या 4 सेलेशियल्स देखने को मिले, लाइक ईगो द लिविंग प्लैनेट, एरिशम द जज, ईसोन द सर्चर और तयामुत जो कि जिंदा होने से पहले ही चल बसा। और MCU में यही वो बीइंग्स है जो कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन शॉर्ट ह्यूमंस को बनाए थे। और एरिशम द जज के इंट्रोडक्शन के बाद आई थिंक हमें आगे MCU में और भी पावरफुल सेलेशियल्स देखने को मिलेंगे, जिनके सामने अभी तक के MCU में इंट्रोड्यूस किए गए सेलेशियल्स बच्चे लगेंगे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेलेशियल्स के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट पावरफुल की लिस्ट में आते हैं और डिस्कस करेंगे कि कौन है अभी तक का मार्वल हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सेलेशियल्स। तो देखो एज अ कॉमिक फैन आप इस लिस्ट के टॉप 3 सेलेशियल्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये सेलेशियल्स आए कहां से, मतलब इनका ओरिजिन क्या है मार्वल कॉमिक्स में। अब जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा देर ये रखे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स को सेलेशियल्स के ओरिजिन का कोई आइडिया नहीं। तो मार्वल में सबसे पहले फर्स्ट फर्मामेंट एग्जिस्ट करता था, जिसे कि वन अबव ऑल जो कि मार्वल का सुप्रीम बीइंग है ने बनाया था। पूरे एग्जिस्टेंस में अकेले होने की वजह से फर्स्ट फर्मामेंट ने एस्पिरेंट्स को बनाया जो कि उसे पूछते ही रहते, बट इन एस्पिरेंट्स में से कुछ ऐसे बीइंग्स निकले जिन्होंने फर्स्ट फर्मामेंट के अगेंस्ट बगावत कर दी। ऐसा इसीलिए था कि एस्पिरेंट्स फर्स्ट फर्मामेंट के गुलाम थे, लाइक फर्स्ट फर्मामेंट जो चाहता वही एस्पिरेंट्स करते। बट सेलेशियल्स तो बैक बेंचर्स थे, वो कहाँ टीचर यानी फर्स्ट फर्मामेंट की मानने वाले थे, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स और सेलेशियल्स के बीच में एक वॉर शुरू हो गया। अब एज वी नो बैक बेंचर्स लड़ाई में सबसे आगे होते हैं, तो उन्होंने एस्पिरेंट्स यानी फर्स्ट बेंचर्स को हराना शुरू कर दिया। बट जैसा कि हम सबको पता है कि आगे बैठने वाले बच्चे यानी पहले बेंच पे बैठने वाले बंदे इंटेलिजेंट होते हैं, तो एस्पिरेंट्स ने गॉड किलर आर्मर बना के सेलेशियल्स की बैंड बजाना शुरू किया और मिलियंस ऑफ सेलेशियल्स की पॉपुलेशन घट के सिर्फ थाउजेंड्स ही रह गई। एनीवेज कुछ हुआ और एस्पिरेंट्स में आपस में सिविल वॉर छिड़ जाता है और इसी का फायदा उठा के सेलेशियल्स ने एस्पिरेंट्स को हरा दिया और उसके साथ साथ फर्स्ट फर्मामेंट के भी टुकड़े कर दिए। और इन्हीं टुकड़ों से मार्वल मल्टीवर्स और डिफरेंट यूनिवर्सेस बनी। और फिर आगे चल के सेलेशियल्स अपनी पॉपुलेशन को फिर से इंक्रीज करने के लिए प्लैनेट्स में अपने सीड्स डालते और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ये साइकिल कंटिन्यू चलता आ रहा है तब से लेकर अब तक। सो बहुत हो गई बैक बेंचर्स आई मीन सेलेशियल्स की बात। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं नंबर 7 से। सो नंबर 7 पे है हमारे पास ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो ईगो एक टिपिकल सेलेशियल नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि सेलेशियल्स के पास जायंट बॉडीज होती है, बट ईगो एक्चुअली एक बिग ह्यूमन ब्रेन शेप्ड बीइंग था जिसने अपने अराउंड एक प्लैनेट बनाया था। ईगो इजीली आर्मीज को हरा पाया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, और सेलेशियल्स की तरह ही वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे अपने सीड्स को डाल के पूरी यूनिवर्स पे रूल करना चाहता था। बट उसके लिए उसे एक दूसरे सेलेशियल की जरूरत थी जो कि उसे अपने बेटे स्टार लॉर्ड में मिली। बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने उसके इस प्लान को सक्सेसफुल होने से पहले ही रोक दिया। बढ़ते हैं आगे नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे हमारे पास ईसोन द सर्चर। तो देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, मे बी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, बट एनीवेज ईसोन द सर्चर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखने को मिला, जब ग्रैंड मास्टर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को यूनिवर्स बनने के विजन्स दिखाए थे। तभी हम ईसोन द सर्चर को एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते देखते पावर स्टोन की हेल्प से। और अब इटर्नल्स के बाद हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ईसोन द सर्चर ऐसा क्यों कर रहा था। मे बी वो उसी प्लैनेट से इमर्ज हुआ हो, या वो प्लैनेट सेलेशियल्स को चाहिए था सीड डालने के लिए, इसलिए वो पहले वहाँ की लेस इंटेलिजेंट पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। कॉमिक्स में भी ईसोन द सर्चर का यही रोल था कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके ये देखता कि क्या एक प्लैनेट पे एक सेलेशियल सीड डालना फायदेमंद रहेगा या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेलेशियल की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास एरिशम द जज। तो एरिशम द जज 4th होस्ट ऑफ अर्थ सेलेशियल्स का लीडर था। अब ये 4th होस्ट है क्या, तो एक्चुअली कॉमिक्स में सेलेशियल्स अर्थ पे जब आते तो उसे हम होस्ट कहते। लाइक पहले वो अपना सीड डालने आए, फिर दूसरे टाइम ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन को
चेक करने के लिए। और ऐसे ही जब वो 4th टाइम अर्थ पे आए तो एरिशम उन सेलेशियल्स का लीडर था। एरिशम सेलेशियल वॉर जो कि सेलेशियल्स और वॉचर्स के बीच में हुआ था का भी हिस्सा रह चुका है। और इटर्नल्स में भी हमने देखा कि इटर्नल्स और डिविएंट्स दोनों रेसेस को एरिशम द जज नहीं बनाया था। और एरिशम को पावरफुल उसकी रैंक बनाती है सेलेशियल्स में, जहां वो डिसाइड करता है कि किस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जाए और किसको नहीं। बट एमसीयू में उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास एक्सेटर द एग्जीक्यूशनर, जिसके नाम में ही एग्जीक्यूशनर हो, वो जल्लाद से कम नहीं होगा। और सेलेशियल्स में इस सेलेशियल का काम एक जल्लाद से कम नहीं था। लाइक जिन प्लैनेट्स को सेलेशियल्स अनवर्दी समझते थे उन्हें एक्सेटर द एग्जीक्यूशनर डिस्ट्रॉय कर देता। अब एक्सेटर कोई एक सेलेशियल नहीं है, ये नाम है जो कि बहुत सारे सेलेशियल्स को दिया गया है जब वो अनवर्दी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते। एक्सेटर अर्थ पे भी आया था बट एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स ने मिलके उसे वापस जाने पे मजबूर कर दिया था। कॉमिक्स में हमें ये भी दिखाया गया है कि एक्सेटर, ओडिन और गैलेक्टस जैसे बीइंग से ज्यादा पावरफुल है। तो डेफिनेटली इस सेलेशियल का तो इस लिस्ट में होना तो बनता है। सो फाइनली हम आ गए हैं टॉप 3 पे एंड आई एम डैम एक्साइटेड इन तीनों को डिस्कस करने के लिए। सो नंबर 3 पे है हमारे पास स्कैंथन द अप्रूवर। अब स्कैंथन द अप्रूवर है तो एक सेलेशियल बट लिटरल मानू में ये बंदा मार्वल कॉमिक्स के एडिटर को रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे कॉमिक्स को लिखते राइटर्स है और फिर कॉमिक बुक को मार्वल का एडिटर चेक करता कि कहीं इस कॉमिक में कोई मिस्टेक तो नहीं, और जो उसे पसंद नहीं आता है वो उसे डिस्कार्ड कर देता है और जो उसे सही लगे वो उस कॉमिक बुक की स्टोरी में वो रखता है। और यही काम है स्कैंथन द अप्रूवर का। अब ये कहां से हमें पता चला कि स्कैंथन द अप्रूवर एडिटर को रिप्रेजेंट करता है? तो एक्चुअली एक स्टोरी लाइन में प्रोटोजे सब पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा देती है। वो कैसे? तो एक्चुअली प्रोटोजे के पास दूसरों की पावर्स को डुप्लीकेट करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसने सबको हरा दिया था। लिटरली पूरे मल्टीवर्स में सारे पावरफुल बीइंग्स की पावर को उसने एब्सॉर्ब किया था और इवन लिविंग ट्राइब्यूनल तक की पावर्स को उसने ओवर पावर किया। और हम सबको पता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। प्रोटोजे को रोकने के लिए स्कैंथन द अप्रूवर आगे आता है और उसके सिर्फ आई डोंट अप्रूव बोलने पे प्रोटोजे पावरलेस हो गई और यूनिवर्स का पूरा बैलेंस रेस्टोर हो गया। ऐसी है इस बीइंग की पावर, जिसकी वजह से लिविंग ट्राइब्यूनल तक इस बंदे की रेस्पेक्ट करता है। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं स्कैंथन द अप्रूवर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे एक वीडियो बनाऊं। आपको क्या लगता है कि आप वो वीडियो देखना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे है हमारे पास वन अबो ऑल। होल्ड ऑन, ये मार्वल का रियल वाला वन अबो ऑल द सुप्रीम बीइंग नहीं है। वन अबो ऑल नाम का एक सेलेशियल भी है जो कि सारे सेलेशियल्स का लीडर है। और इस कैरेक्टर को मैंने अपने सेलेशियल्स वर्सेस गैलेक्टस वीडियो में भी डिस्कस किया था और बोला भी था कि ये एक सेलेशियल का नाम है, बट स्टिल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक पे चेक करके या इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो वन अबो ऑल हमें बहुत ही कम कॉमिक्स में अपीयर होते दिखा है, बट जब ये बंदा फाइट कर रहा था तो ये प्लैनेट्स को एज वेपन्स यूज कर रहा था और न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस बंदे पे कोई असर नहीं हुआ था। सेलेशियल वॉर के दौरान इस बंदे ने खुद से दूसरे सेलेशियल्स को बनाया था ताकि सेलेशियल्स की पॉपुलेशन कम ना हो। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास टायमोथ द ड्रीमिंग सेलेशियल। तो देखो इटर्नल्स मूवी यानी एमसीयू में इसका एक जोक से ज्यादा कोई मीनिंग नहीं, बट ड्रीमिंग सेलेशियल कॉमिक्स में सबसे पावरफुल सेलेशियल है। तो एज पर रूल वन अबो ऑल सबसे पावरफुल सेलेशियल होना चाहिए था, बट ड्रीमिंग सेलेशियल अपने पावर्स को एसेंड करके एक नए ही लेवल पे पहुंच गया था। तो कॉमिक्स में कंसेप्ट ऐसा है कि सेलेशियल्स जो भी एनर्जी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके या लाइफ को बना के या डिस्ट्रॉय करके प्रोड्यूस करते हैं वो सब द फल्क्रम को सप्लाई होती है। अब ये फल्क्रम है कौन? तो फल्क्रम वन अबो ऑल, यहाँ पर मैं मार्वल के सुप्रीम गॉड की बात कर रहा हूँ, का एक हिस्सा है। लाइक वन अबो ऑल स्टैन ली है तो फल्क्रम सर जैक कर्बी है। एक्चुअली जितना कंट्रीब्यूशन स्टैन ली का था मार्वल में उतना ही जैक कर्बी का भी था, बट फैंस सर जैक कर्बी को उतना ज्यादा नहीं जानते। बट मार्वल कॉमिक्स में फल्क्रम को
एज जैक कर्बी दिखाया गया है, जो कि वन अबो ऑल का ही एक पार्ट है। फल्क्रम सेलेशियल्स की प्रोग्रामिंग को बनाता है और खराब या इंजर्ड होने पे फल्क्रम ही सेलेशियल्स को ठीक कर देता है। अब ड्रीमिंग सेलेशियल का क्या रोल था, तो ड्रीमिंग सेलेशियल्स ह्यूमन के एवोल्यूशन को स्टडी करता था और देखता था कि क्या ह्यूमंस पे सेलेशियल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सही जा रहा था या नहीं, और अगर उसे लगता ह्यूमंस पे सेलेशियल का एक्सपेरिमेंट सेलेशियल्स के फेवर में नहीं था तो वो फल्क्रम को ये इंफॉर्मेशन देता, और अगर सेलेशियल का एक्सपेरिमेंट एक फेलियर होता तो वो उस प्लेनेट को द हर्ड के हवाले करता। हर्ड मानो ये एक मॉन्स्टर रेस थी जो कि सेलेशियल्स के जैसे ही काम करती थी, बट एट द एंड हर्ड और सेलेशियल्स दोनों फल्क्रम के लिए काम करते थे। बट जब तयामूद द ड्रीमिंग सेलेशियल ने अर्थ को द हर्ड के हवाले करने का डिसीजन लिया क्योंकि सेलेशियल का एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे फेल हो रहा था, तब जो सेलेशियल्स अर्थ पे आए थे उन्होंने उसे मार डाला और अर्थ के अंदर दफन कर दिया। बट टाइम के साथ अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ड्रीमिंग सेलेशियल की पावर बहुत ही ज्यादा इमेंसली इंक्रीज हुई, यहाँ तक कि गैलेक्टस भी उसके वापस से जिंदा होने की बात सुन के कांप उठा और फल्क्रम ने उसे पावर लेवल्स में अपना इक्वल बताया था, जो कि ये प्रूव करने के लिए काफी है कि तयामूद द ड्रीमिंग सेलेशियल क्यों सबसे पावरफुल सेलेशियल है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने जो भी कॉमिक नर्ड्स फ्रेंड्स है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। और हाँ, सेलेशियल्स वर्सेस गैलेक्टस पे बनी हमारी वीडियो को देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।